ये आज की डेट है 19 है। Yes, sir. आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे स्लोप क्या होता है। एन अर्थ स्लोप जो है, एन अर्थ स्लोप को हम डिफाइन करते हैं एज अनसपोर्टेड इनक्लाइनड, अनसपोर्टेड इनक्लाइनड सरफेस ऑफ सॉइल मास। ठीक है। अर्थ स्लोप को हम डिफाइन करते हैं एज अनसपोर्टेड इंक्लाइंड सरफेस ऑफ सॉइल मास। अर्थ स्लोप्स बनते हैं किस किस के लिए, कहाँ कहाँ पे अर्थ स्लोप बनते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे फॉर्मेशन के लिए बनते हैं, रेलवे फॉर्मेशन के लिए बनते हैं, इसी तरह डैम्स के लिए बनते हैं, इसी तरह एम्बैंकमेंट्स के लिए बनते हैं। तो यहाँ यहाँ पे अर्दन स्लोप बनते हैं। दीज आर स्लोप्स, ये है स्लोप्स। ठीक है। सो अर्थ स्लोप इज एन अनसपोर्टेड इंक्लाइनेड सरफेस ऑफ सॉइल मास। और स्लोप जो है ये बनते हैं कहाँ पे, रेलवे फॉर्मेशंस के लिए, डैम्स के लिए, एम्बैंकमेंट्स के लिए, वगैरह वगैरह। नाउ इस अर्दन स्लोप का कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क जो है, इस अर्दन स्लोप का, गौर से सुनना, इस अर्दन स्लोप का कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क जो है वो मिनिमम होगा अगर स्लोप जो है स्टीपेस्ट बनाएंगे। अगर हम स्लोप को स्टीपेस्ट बनाएंगे लाइक दिस, तो कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क जो है वो मिनिमम होगा। यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से अर्थवर्क देना ही नहीं है, ना ही फिर यहाँ से ही देना है। बट मसला ये है कि स्टीपेस्ट स्लोप जो है ये स्टेबल नहीं होते हैं। द स्टीपेस्ट स्लोप्स इज नॉट स्टेबल। ये स्टीपेस्ट स्लोप जो है स्टेबल नहीं है। हम क्या करते हैं, हम स्लोप को ना ही स्टीप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ना ही स्टीप प्रोवाइड करते हैं, ना ही टू फ्लैट प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, अगर हम ज्यादा फ्लैट प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस, अगर हम स्लोप को ज्यादा फ्लैट प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस, सो व्हाट विल हैपन, ये स्लोप तो स्टेबल होगा बट यहाँ पे अर्थ फीलिंग ज्यादा आएगी एंड इट ऑक्युपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, सो दैट वोंट बी इकोनॉमिकल, सो दैट वोंट बी इकोनॉमिकल। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं तो हम एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं बिटवीन, वी मेक ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है। तो हम ऐसा स्लोप प्रोवाइड करते हैं जो नीदर टू फ्लैट हो नॉर टू स्टीप हो। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. ओके। ना अगर स्लोप पे फेलियर आता है, अगर स्लोप पे फेलियर आता है सो इट मे लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर स्लोप पे फेलियर आता है इट मे लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। Therefore, it is necessary to check the stability of slope. इसलिए ये जरूरी है कि हम स्लोप की स्टेबिलिटी चेक करें। ठीक है। तो मैंने बोला अगर स्लोप पे फेलियर आता है तो इट मे लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसीलिए ये जरूरी है कि हम स्लोप की स्टेबिलिटी को चेक करें।
स्लोप फेलियर तब आता है, ठीक है, स्लोप फेलियर तब आता है जब एक लार्ज सॉइल मास, स्लो फेलियर तब आता है जब एक लार्ज सॉइल मास स्लाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर रिमेनिंग मास। ठीक है, स्लो फेलियर तब आता है जब एक लार्ज सॉइल मास स्लाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर रिमेनिंग मास along a plane, along a plane or a curved surface area, or a curved surface। तो मैंने क्या बोला, स्लो फेलियर तब आता है जब एक लार्ज सॉइल मास जो है स्लाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग सॉइल मास, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो यहाँ पे एक स्लोप है, तो व्हेन दिस सॉइल मास जो है ये स्लाइड करता है डाउनवर्ड्स अलोंग दिस सरफेस, जहाँ पे ये सरफेस मैंने कर्व्ड सरफेस बनाई अलोंग दिस सरफेस, तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या, कौन सा फेलियर आ गया, स्लो फेलियर आ गया। अब स्लो फेलियर तब आता है व्हेन, ठीक है, अब स्लो फेलियर तब आता है जब forces causing the failure are greater than forces resisting the failure। ठीक है, स्लो फेलियर तब आता है जब forces causing the failure are greater than forces resisting the failure। स्लो फेलियर तब आता है जब forces causing the failure are greater than forces resisting the failure। अब कौन सा फोर्स काज करता है स्लो फेलियर को, दैट इज shear stresses developed, shear stresses developed along the critical surface of plane। ठीक है, shear stresses developed along the critical surface मींस इस सरफेस पे जो shear stresses डेवलप हो रहे हैं वही है फोर्सेस कॉजिंग द shear फेलियर। और रेजिस्ट कौन कर रहा है, ठीक है, रेजिस्ट कौन कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है shear strength, shear strength of soil along critical surface। ठीक है, सो रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा है, वो है shear strength of the soil along the critical surface, ये है रेजिस्टिंग फोर्स। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। जी सर, जी सर। ओके, नाउ नाउ वो फैक्टर्स जो विच लीड टू स्लो फेलियर, द फैक्टर्स विच लीड टू स्लो फेलियर, उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज, ठीक है, द फैक्टर्स विच लीड टू स्लो फेलियर उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज, पहला फैक्टर्स विच कॉज इंक्रीज इन shear stress, फैक्टर्स विच कॉज इंक्रीज इन shear stress। अब आपको पता है फेलियर आता है बिकॉज ऑफ द shear stress, ठीक है, फेलियर आता है स्लोप में बिकॉज ऑफ द shear stress। तो अब हम देखेंगे कौन कौन किस किस फैक्टर की वजह से shear stress सॉइल में इंक्रीज होता है। सॉइल में जो shear stress है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर, या ड्यू टू वाटर, ड्यू टू वेट ऑफ वाटर causing saturation of soil।
ठीक है। तो सबसे पहले वेट ऑफ वाटर जो सॉइल को सैचुरेट करा रहा है, इट इंक्रीजेस द shear strength of the soil, सॉरी shear stresses of the soil। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर जो है उसकी वेट की वजह से सॉइल में shear stresses क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा अगर सरचार्ज लोड है तो सरचार्ज लोड की वजह से भी shear stresses इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा अगर सीपेज हो रहा है तो सीपेज प्रेशर also increases the shear stresses। Seepage pressure also increases the seepage pressure also increases the shear stresses in the soil। इसी तरह shear stresses may also increase due to steepening of slope। इसी तरह shear stresses may also increase due to steepening of slope, due to excavation और natural erosion। ठीक है। सॉइल में सॉइल में शेयर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो सकता है अगर स्लोप स्टीप हो रहा है। किस वजह से? एक्सकवेशन की वजह से, आप एक्सकवेट कर रहे हो, या अगर वहां पे नेचुरल इरोजन हो रहा है तो उस वजह से भी स्लोप जो है वो स्टीप हो रहा है, तो उस वजह से भी शेयर स्ट्रेसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं। So these were the factors which cause increase in shear stress. Now, factors which cause decrease in shear stress, shear strength of soil. Now, factors which cause decrease in shear strength of soil। आपको पता है रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा है स्लो फेलियर का? वो है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो पहले हमने देखा वो फैक्टर्स जो शेयर स्ट्रेसेस इंक्रीज करते हैं। अब हम देखेंगे वो फैक्टर्स पहले हमने देखा जो वो फैक्टर्स जो शेयर स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं। अब हम देखेंगे वो फैक्टर्स जो शेयर स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। अब सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जो है ये इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। खैर फिलहाल हम डिक्रीज ही लेंगे। तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जो है ये डिक्रीज हो सकती है। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जो है ये डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। जब वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है तो उस वजह से सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो सकती है, या इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। अगर पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है तो उस वजह से भी जो है सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, हो गए दो। इसी तरह अगर शॉक लोड्स आते हैं, अगर सॉइल में शॉक लोड्स आते हैं, ठीक है, शॉक लोड्स, उस वजह से भी सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकती है, या वेदरिंग हो रही है सॉइल में, उस वजह से भी सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो सकती है। सो ये थे फैक्टर्स विच कॉज डिक्रीज इन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्लो फेलियर्स जो है वो ऑकर होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्लो फेलियर जो होते हैं वो ऑकर होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है। सच एज लैंडस्लाइड्स तो आप लोगों ने देखा होगा।
रेनी सीजन में होते हैं लैंडस्लाइड्स। अब ये रेनी सीजन ही में क्यों होते हैं? क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब पानी सॉइल में आता है, एक तो इसमें शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है, ये देख लो। एक तो उसकी वजह से शेयर शेयर स्ट्रेसेस पानी में सॉइल में इंक्रीज होते हैं, और सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू बोथ फैक्टर्स, जिसकी वजह से वहां पे फिर रेनी सीजन में ही फेलियर आता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। जब सॉइल में पानी आता है तो इट कंट्रीब्यूट्स टू द बोथ फैक्टर्स। पहला, इट इंक्रीजेस द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, shear stresses in the soil. दूसरा, it decreases the shear strength of the soil. With the result, shear failure occurs during the rainy season. Clear है सबको? Yes, sir. Okay. So next topic is assumptions. Assumptions in analysis of slopes. Okay. Now, जब हम analysis in the, ठीक है, assumptions in the analysis of slopes. जब हम स्लोप्स का एनालिसिस करते हैं तो a number of theories have been used for the analysis of slopes. ठीक है, a number of theories have been used in the analysis of slopes, such as theory of elasticity, कामा, इसी तरह थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी भी यूज की गई। थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी भी यूज की गई इन द एनालिसिस ऑफ स्लोप्स। बट जो मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर द एनालिसिस ऑफ स्लोप्स, दैट इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, मैंने कहा स्लोप्स को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज यूज की गई। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी यूज की गई, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी यूज की गई, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है ऑफ एनालिसिस ऑफ स्लोप्स वो बेस्ड है ऑन द वो किस पे बेस्ड है? ऑन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम एज्यूम करते हैं कि सॉइल इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। इसमें हम एज्यूम करते हैं द सॉइल इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। ठीक है, इसमें हम एज्यूम करते हैं द सॉइल इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। नाउ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये आई, जो मेथड्स ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो मेथड्स है ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, द मेथड्स ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। ठीक है, जब हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि दिस मेथड इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? वो स्ट्रक्चर्स होते हैं विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट क्यों है? क्यों? क्योंकि द स्ट्रेस स्ट्रेन, जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स है अलोंग द फेलियर प्लेन या अलोंग द एज्यूम्ड प्लेन, वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है,
तो मैंने कहा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट क्यों है, क्योंकि जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है या स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है अलोंग द फेलियर प्लेन और अलोंग द एज्यूम्ड प्लेन, वो हमें पता नहीं होता है यहाँ पे, इस वजह से स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ नेसेसरी assumptions लेते हैं। तो व्हाट वी डू हेयर, वी टेक नेसेसरी assumptions। हम यहाँ पे नेसेसरी assumptions लेते हैं, ठीक है, सो दैट द सिस्टम बिकम स्टैटिकली डिटर्मिनेट, ताकि सिस्टम स्टैटिकली क्या बने, डिटर्मिनेट बने, एंड द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी यूज्ड, ताकि फिर हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज कर सके, ठीक है, ताकि फिर हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज कर सके। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नाउ अब assumption क्या है, अब हम क्या assumptions लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जो स्ट्रेस सिस्टम जो है, वो हम एज्यूम करते हैं द स्ट्रेस सिस्टम जो है वो 2 डायमेंशनल है, और तीसरे डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा वो हम 0 मानेंगे, ठीक है। तो हम मानेंगे जो स्ट्रेस सिस्टम है वो 2 डायमेंशनल है, एंड तीसरे डायमेंशन में जो स्ट्रेस आ रहा है वो हम 0 मानेंगे। जो दूसरी एजम्पशन है वो ये है कि मोर कॉलम इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल है, मोर कॉलम इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल है, और सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाई हमें पता है, और सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाई हमें ऑलरेडी पता है। ये दूसरा एजम्पशन है। तीसरा एजम्पशन, अगर सीपेज हो रहा है, अगर सॉइल में सीपेज हो रहा है, तो सीपेज कंडीशंस एंड वाटर लेवल्स कहाँ पे है वो हमें पता है, ठीक है। अगर सीपेज हो रहा है तो सीपेज कंडीशंस एंड वाटर लेवल्स आर नोन, ये नोन है। तो अगर सीपेज कंडीशंस एंड वाटर लेवल्स हमें पता है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट कॉरस्पॉन्डिंग पोर वाटर प्रेशर, फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग पोर वाटर प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पोर वाटर प्रेशर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब चौथा, द कंडीशंस ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम are assumed to be satisfied along critical surface। ठीक है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हम अज्यूम करते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं along क्रिटिकल सरफेस या along फेलियर सरफेस। एक मिनट,
ठीक है, तो हो गया ये भी। चौथा एजम्पशन मैंने बोला, प्लस इक्विलिब्रियम्स की कंडीशन हम एज्यूम करते हैं वो सेटिस्फाई होती है अलोंग क्रिटिकल सरफेस। नेक्स्ट, additional assumptions are made depending upon the method employed। हम कुछ एडिशनल assumptions लेते हैं। अब वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड एम्प्लॉय करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ स्लोप। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर लास्ट पॉइंट फिर से बोलिए। हाँ, हम कुछ एडिशनल assumptions लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेथड एम्प्लॉयड। हम कुछ एडिशनल assumptions लेते हैं जो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेथड एम्प्लॉय किया फॉर द एनालिसिस ऑफ स्लोप्स। ठीक है, यस सर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी। तो स्लोप्स की स्टेबिलिटी जो है वो हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, स्लोप्स की स्टेबिलिटी जो है वो हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब कौन कौन सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू shear स्ट्रेंथ। पहला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू shear स्ट्रेंथ। ये हम डिनोट करते हैं एफ एस से। ये किसके बराबर होता है? ये होता है रेशो ऑफ shear strength of the soil, that is ratio of shear strength of the soil to the shear strength, sorry, हाँ, to the shear stress along the surface of failure। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू shear strength कितना होता है? ये होता है रेशो ऑफ shear strength of the soil टू द shear stress along the plane of failure। फेलियर प्लेन पे shear strength कितना, shear stress कितना आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, it is equal to ratio of shear strength of the soil to the shear stress acting on the plane of failure, acting on the plane of failure। Now, जब एक स्लोप पे अभी फेलियर नहीं आया, जब एक स्लोप पे फेलियर नहीं आया तो जितना उसमें अभी shear स्ट्रेस आ रहा है उतनी ही वहां से shear स्ट्रेंथ होगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। सो उस shear स्ट्रेंथ को हम कहेंगे मोबिलाइज्ड shear स्ट्रेंथ। उस shear स्ट्रेंथ को हम कहेंगे मोबिलाइज्ड shear स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं है। सो आपको पता है टोटल shear स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? C प्लस सिग्मा डैश tan फाइव, C डैश प्लस सिग्मा डैश tan फाइव डैश अकॉर्डिंग टू मोर कॉलम इक्वेशन। एंड अगर हम मोबिलाइज्ड shear स्ट्रेंथ देखेंगे, मोबिलाइज्ड shear स्ट्रेंथ मींस वो shear स्ट्रेंथ विच इज रेजिस्टिंग ए पर्टिकुलर shear स्ट्रेस, वो जो कोई पर्टिकुलर shear स्ट्रेस रेजिस्ट कर रही है, it will be equal to mobilized cohesion plus sigma dash tan phi m dash। होगा? होगा कि नहीं होगा? तो वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर लो। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू C dash plus sigma dash tan phi dash divided by Cm dash plus sigma dash tan phi m dash, where
सी एम डैश क्या है? मोबिलाइज्ड कोहिजन, मीन्स कितना कोहिजन मोबिलाइज हो रहा है उस टाइम। पाई एम डैश मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। नाउ सी एम डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाई एम डैश, यह है बराबर सी डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाई डैश। अगर हम इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नीचे लाए तो ये ऐसे बन जाएगा। सो दैट मीन्स अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये कुछ ऐसा बनेगा। बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मोबिलाइज्ड कोहेजन इज इक्वल टू total cohesion, that is C dash by factor of safety with respect to shear strength, and phi dash तो कैंसिल हो जाएगा। So tan phi m dash is equal to tan phi dash divided by factor of safety। क्या लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है। सो यहां से आपको मोबिलाइज्ड कोहेजन एंड मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू मिलेगा। यहां तक क्लियर है सबको? ये जी सर। ओके। So next is factor of safety with respect to cohesion. Factor of safety with respect to cohesion. अब it is a ratio of available cohesion to the mobilized cohesion. Total cohesion to the mobilized cohesion. CM. Simple. So factor of safety with respect to cohesion is the ratio of available cohesion to the mobilized cohesion. खत्म मसला। अब अवेलेबल कोहेजन क्या है, मोबिलाइज्ड कोहेजन क्या है, वो आपको पता है। सिमिलरली तीसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रेस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। इट इज डिनोटेड बाय F5। ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ टू द मोबिलाइज्ड फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ। फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ कितनी अवेलेबल है? दैट इज सिग्मा tan phi डिवाइडेड बाय mobilized frictional strength, that is sigma tan phi m। तो sigma sigma cancel, so it will be tan phi by tan phi m। So this will be the, अगर एंगल ऑफ छोटा है, अगर एंगल छोटा है then F phi can be taken as phi divided by phi m। So this is the factor of safety with respect to friction। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके। सो दीज वर द फैक्टर ऑफ सेफ्टीज। ये थे दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टीज।
Next topic is types of slopes. Types of slopes में based on the extent of slope, slopes को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ स्लोप। एक है इनफाइनाइट स्लोप और दूसरा है फाइनाइट स्लोप। व्हाट इज इनफाइनाइट स्लोप? इनफाइनाइट स्लोप सिंपली होता है एक कांस्टेंट स्लोप ऑफ अनलिमिटेड एक्सटेंट। ये कांस्टेंट स्लोप होता है ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। ठीक है, ऐसे जैसे पहाड़ एक कांस्टेंट स्लोप ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। कांस्टेंट स्लोप मींस कांस्टेंट एंगल, तो लेकिन एक्सटेंट इसका इनफाइनाइट है, सच एज हिल माउंटेन्स, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट स्लोप। अब इसमें क्या होता है, इसमें सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो यूनिफॉर्म होती है। इट हैज यूनिफॉर्म सॉइल प्रॉपर्टीज एट कहां पे, एट फ्री सरफेस एंड एट फ्री सरफेस एंड एट सम डेप्थ below free surface and below free surface। ठीक है, इस स्लोप में सॉइल की प्रॉपर्टीज फ्री सरफेस और फ्री सरफेस के नीचे जो है अंदर से यूनिफॉर्म है, सेम है। क्लियर हुआ फाइनाइट इनफाइनाइट स्लोप सबको? Yes, sir. सो नाउ अब क्या है, अब है फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप जो है ये सिंपली हम कहते हैं इट इज अ कांस्टेंट स्लोप ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट। इट इज अ कांस्टेंट स्लोप ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट, ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट स्लोप। फॉर एग्जाम्पल रेलवे फॉर्मेशन। रेलवे फॉर्मेशन में जो स्लोप बनता है लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर रेल है, एक रेल दूसरी रेल, तो दी स्लोप्स, यहाँ से एक स्लोप यहाँ से एक स्लोप, ये दोनों कौन से स्लोप्स है, ये दोनों है फाइनाइट स्लोप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर्स। टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर्स, तो स्लोप के बहुत सारे टाइप्स ऑफ फेलियर्स है। तो पहले हम देखेंगे, द फर्स्ट हम पहला देखेंगे, पहला टाइप ऑफ फेलियर दैट इज रोटेशनल फेलियर। पहला टाइप ऑफ फेलियर इज रोटेशनल फेलियर। सबसे पहले ये फेलियर जो है ये फाइनाइट स्लोप्स में होता है, ये वाला फेलियर फाइनाइट स्लोप्स में आता है। अब इस फेलियर में क्या होता है, ठीक है, इनफाइनाइट स्लोप्स में ये फेलियर नहीं आता है, ये सिर्फ फाइनाइट स्लोप्स में आता है। अब इसमें क्या होता है, एक सॉइल मास मूव करता है आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड्स।
फ्रॉम रेस्ट ऑफ सॉइल मास। ठीक है, एक सॉइल मास मूव करता है आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास, बाकी सॉइल मास से। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है हम अभी देखेंगे। इसमें जो फेलियर प्लेन है या फेलियर सरफेस है, ठीक है, फेलियर सरफेस यहाँ पे सर्क्यूलर होती है। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्लोप है तो यहाँ से सॉइल ब्रेक होती है लाइक दिस। So this soil moves outwards and downwards from the rest of the soil mass. This type of failure is known as rotational failure. अब इसमें क्या होता है, जो फेलियर सरफेस है, दिस फेलियर सरफेस जहां पे सॉइल ब्रेक होती है, इट इज सर्क्यूलर फॉर होमोजीनियस सॉइल। सो फेलियर सरफेस इज सर्क्यूलर फॉर होमोजीनियस सॉइल। And for non-homogeneous soil, for non-homogeneous soil, this failure plane is non-circular. This failure surface is non-circular. Now, rotational failure को further divide किया गया है। इस टाइम बीमार होना कितना मुसीबत होता है। Now, rotational failure को डिवाइड किया गया है further into following types of failures। ठीक है, यहां तक समझ आया? रोटेशनल फेलियर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले पहले ये बताओ। Yes, sir. ओके, सो रोटेशनल फेलियर को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फेलियर्स। तो पहला है टो फेलियर। तो पहला है टो फेलियर। टो फेलियर में क्या होता है, जो फेलियर सरफेस है इट passes थ्रू द टो ऑफ द स्लोप। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ स्लोप, ये स्लोप है, दिस इज द टो, दिस इज द टो ऑफ द स्लोप। सो व्हाट हैपेंस हियर, जो फेलियर सरफेस है इट passes थ्रू द टो ऑफ द स्लोप लाइक दिस, और इस फेलियर को हम बोलते हैं टो फेलियर। यूजुअली, ठीक है, यूजुअली नेचर में टो फेलियर ही होते हैं। यूजुअली नेचर में टो फेलियर ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टाइप है रोटेशन फेलियर का, दैट इज स्लोप फेलियर। तो फिर से हम स्लोप लेंगे, ये स्लोप लिया, दिस इज द टो, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन स्लोप फेलियर, फेलियर सरफेस जो पास होती है, फेलियर सरफेस पास होती है थ्रू स्लोप अबाउट टो लाइक दिस। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन स्लोप फेलियर, इसमें क्या होता है, जो फेलियर सरफेस है वो पास होता है थ्रू स्लोप लेकिन टो के ऊपर से, लाइक दिस। और ये फेलियर तब आता है जब एक, ये फेलियर तब आता है जब एक वीक स्ट्रेटा, जब एक वीक स्ट्रेटा एग्जिस्ट करता है अबो टो,
टो के ऊपर। ठीक है, तो स्लो फेलियर कब आता है? जब एक वीक स्ट्रेटा एग्जिस्ट करता है अबाउट टो, टो के ऊपर जब एक वीक स्ट्रेटा एग्जिस्ट करता है तो तब वहां पे कौन सा फेलियर आता है? तो स्लो फेलियर आता है। सो नेक्स्ट इज, इसका नेक्स्ट टाइप है बेस फेलियर। अब बेस फेलियर में क्या होता है? बेस फेलियर में क्या होता है? जो फेलियर सरफेस है वो टो के नीचे से चली जाती है, लाइक दिस। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन बेस फेलियर? द फेलियर सरफेस जो है इट पासेस बिलो द टो, ये टो के नीचे से चली जाती है, लाइक दिस। और ये फेलियर कब आता है? जब एक वीक स्ट्रेटा एग्जिस्ट करता है बिलो टो, टो के नीचे से। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो अब हम दूसरे टाइप ऑफ फेलियर पे चलेंगे, दैट इज ट्रांसलेशनल फेलियर। ट्रांसलेशनल फेलियर। अब ट्रांसलेशनल फेलियर जो है ये होता है इनफाइनाइट स्लोप्स में। अब इसमें क्या होता है? इस स्लोप में फेलियर सरफेस जो है पैरेलल होती है टू स्लोप। इसमें फेलियर सरफेस जो है पैरेलल होती है टू स्लोप। ठीक है, तो होता क्या है? इफ दिस इज एन इनफाइनाइट स्लोप, इसमें होता क्या है? a part of a part of soil breaks here, so this is the failure surface here। a part of soil यहाँ पे break होता है and this यहाँ पे ये this is the failure surface which is parallel to the slope, ये slope के parallel है। तो यहाँ पे क्या होता है? a part of soil breaks down and it moves down the slope, ये move करती है down the slope। so this type of failure is known as translational failure। अब यहाँ पे फेलियर सरफेस क्या बनेगा? क्या किस शेप का फेलियर सरफेस बनेगा? ठीक है, अब यहाँ पे किस शेप का फेलियर सरफेस बनेगा? दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हार्ड स्ट्रेटम। ठीक है, सो दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हार्ड स्ट्रेटम। क्लियर है ट्रांसलेशन फेलियर? क्लियर है ट्रांसलेशन फेलियर? जी सर। Yes, sir. सो नेक्स्ट इज कंपाउंड फेलियर। कंपाउंड फेलियर जो है
ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल फेलियर। कंपाउंड फेलियर जो है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल फेलियर। ये इसमें दोनों फेलियर्स आते हैं, ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों फेलियर्स की, रोटेशनल की भी और ट्रांसलेशन की भी। अब इसमें होता क्या है, जो फेलियर सरफेस है वो कर्व्ड होती है दो एंड्स पे और मिडिल पे वो प्लेन होती है। ठीक है, द फेलियर सरफेस जो है वो कर्व्ड होती है कहाँ पे, दो एंड्स पे, और मिडिल में क्या होती है, प्लेन होती है, लाइक दिस। तो बता, लाइक दिस, लाइक दिस। दो एंड्स पे कर्व्ड, सेंटर पे प्लेन। So this type of failure is known as compound failure. ये फेलियर कब आता है, जब एक हार्ड स्ट्रेटा एग्जिस्ट करता है एट सम कंसिडरेबल डेप्थ बिलो टो। ठीक है, तो ये फेलियर कब आता है, जब एक हार्ड स्ट्रेटा एग्जिस्ट करता है एट सम कंसिडरेबल डेप्थ बिलो टो। क्लियर है? जी ओके, so next type of failure is wedge failure. तो सबसे पहले ये वेज फेलियर जो है ये फाइनाइट स्लोप्स में आता है, और इसमें जो फेलियर सरफेस होती है वो एक कर्व नहीं होती है, वो एक प्लेन होती है, प्लेनर होती है, बट एन इंक्लाइंड प्लेन होती है। सर एक फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, तो मैंने बोला वेज फेलियर सबसे पहले ये फाइनाइट स्लोप्स में होती है। इसमें क्या होता है, जो फेलियर सरफेस है, जो फेलियर सरफेस है वो कर्व्ड नहीं होता है, वो प्लेन होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, लाइक दिस। अगर ये एक स्लोप है तो ऐसे होता है वेज फेलियर, लाइक क्लियरली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लियरली सॉइल वेज बन गया जिसपे फेलियर आता है। क्यों? क्योंकि फेलियर सरफेस जो है एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है। दिस इज द फेलियर सरफेस व्हिच इज इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और इसी फेलियर को हम ब्लॉक फेलियर भी कहते हैं। इसी फेलियर को हम ब्लॉक फेलियर भी कहते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। अब इसके अलावा कुछ मिसलीनियस कुछ मिसलीनियस फेलियर्स भी है। ठीक है, मिसलीनियस फेलियर्स भी है, सच एज, उनको हम कहते हैं स्प्रेड्स।
ठीक है, एंड फ्लोज, सॉइल फ्लोज, तो ये भी आ सकते हैं स्लोप्स में, और ये सम अदर टाइप्स ऑफ एरियाज है, ये भी सॉइल स्लोप्स में आ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? जी सर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप। आज ही करेंगे, कल करें? सर आज इतना ही। टाइम क्या आया? अभी तो टाइम है। चलो ये एनालिसिस है।